नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसा किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। कब बना? 12वीं शताब्दी में। मानचित्र 1। 13वीं-14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने शहर। तालिका 1 पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली की साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। ये देखो मानचित्र। फिरोजाबाद, फिरोजशाह कोटला, यमुना नदी का पुराना मार्ग। ठीक है, ये यमुना नदी, हौज खास, श्री जापना, दिल्ली कूना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, दिल्ली कोहना, तुगलकाबाद, आदिलाबाद, श्री, हौज खास, जापना, ये यमुना पुराना और ये नया मार्ग। ठीक है, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद। ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका 1 पर फिर से नजर डालें और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखें। दिल्ली कोना, श्री और जापना पहचानिए। देखो दिल्ली कोना, ये दिल्ली है कोना, जापना और श्री। ठीक है, तालिका 1 दिल्ली के शासक देखेंगे कौन कौन राज किया दिल्ली पे। राजपूत वंश तोमर का था अनंगपाल, चौहान का था पृथ्वीराज चौहान। प्रारंभिक तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजिया, गयासुद्दीन बलबन। ये इनकी डेट दे रखी है। तोमर कब थे? आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। फिर अनंगपाल था 1130 से 1145। फिर चौहान 1165 से 1192। पृथ्वीराज चौहान का काल था 1175 से 1192। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आए 1206 से 1290। तो ऐबक ने 1206 से 1210, फिर इल्तुतमिश ने 1210 से 36, रजिया 36 से 40, गयासुद्दीन बलबन 66 से 87। ये इल्तुतमिश का मकबरा है ये, और यह लाई दरवाजा है। खिलजी वंश 1290 से 1320। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। अलाउद्दीन खिलजी 96 से 1316। तुगलक वंश था 1320 से 1414। तो उसमें गयासुद्दीन तुगलक था 1320 से 1324। मुहम्मद तुगलक था 1324 से 1351। फिरोजशाह तुगलक 1351 से 1388। फिर सैयद वंश था 1414 से 1451। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, तो इसका काल है 1414 से 1421। फिर लोधी वंश का संस्थापक है बेलो लोधी। तो वंश कब हुआ, कब से कब था? 1451 से 1526। बेलो लोधी 1451 से 1489। फिरोजशाह तुगलक का ये मकबरा है। दोस्तों, इनको याद करने की एक ट्रिक है। गुल खिले तो शायद लोधी आए। आप इसको याद कर लो तो पूरा सल्तनत याद हो जाएगा। जैसे गुल का हो जाएगा गुल खिले, गुल से हो गया
गुलाम वंश, गुलाम इसको बोलते हैं प्रारंभिक तुर्की शासक आए थे ना 1206 से 1290। तो ये मतलब गुलाम। फिर खिलजी वंश, खिले तो से तुगलक वंश, तो शायर से सैयद वंश, तो लोधी आए तो लोधी वंश। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे? हालांकि अभिलेख, सिक्कों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख एकवचन, तवारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। चित्र 1, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण हैं। कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, जिल्द तैयार करना। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारिया जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र-ए-मुदब्बिर फक्र-ए-मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। लिंग भेद, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिनाज सिराज के विचार। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है, खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। हमने देखा था मैप में। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। एक और महिला शासक थी, कश्मीर की रानी दीदा। 980 से 1003 उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेहभरा संबोधन दिया होगा। मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। कहाँ तक? गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। ये देखो इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहर। काजकोट, नदाना, लाहौर, तबरिहिंद, मुल्तान, कोहराम, बारवाला, हाशी, काशली, सामभामनक, मंदोर, कोल, मंदायु, अवध, बनारस, लखनौती, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर। भीतरी प्रदेश, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु सेवाओं की और पूर्ति करे। गैरिसन शहर, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं।
13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन और रक्षक सैनिकों के टुकड़ों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार भी पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबरी मिलती रहती थी जो जरा सी हम कमजोरी का आवाज मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों को स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया। शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई। कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। मानचित्र 3 अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ये देखो मानचित्र 3 में देखो अलाउद्दीन खिलजी का अभियान। देखो ये दिल्ली है, दिल्ली से शासन करता है। देखो दक्षिण तक कैसे पहुंचा, मतलब 1299 में गुजरात, ठीक है, सोमनाथ, ये सोमनाथ है। फिर 1303 में चित्तौड़, 1301 में रणथंभौर, ये फर्स्ट रणथंभौर। फिर चित्तौड़ 3 में, फिर ये सबसे फर्स्ट गुजरात 1299। फिर 1302 से 3 आया वारंगल, ठीक है। फिर आया देवगिरी, 1305 में मांडू, 1311 में वारंगल बंगाल। फिर आया यादव। फिर नीचे आया होयसल, 1310 से 1311, ठीक है। तंजावुर, मदुरई, पांड्य। चित्र दो में देखते हैं 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कोना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। मस्जिद किसे कहते हैं ये बता रहे हैं, देखो। हाँ, यह अरबी का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह के आराधना में सजदा किसे कहेंगे, घुटना और माथा टेकर करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ये जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला। चित्र 3 बेगमपुरी मस्जिद, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरण स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपनाह ढूंढ हमने देखा था जहांपनाह, ठीक है। ये देखो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे
इससे मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। चित्र 4 देखो। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के मंत्री के द्वारा। ठीक है। चित्र 5 देखो। जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। चित्र 2, 3, 4 एवं 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानता और असमानता ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा में दिल्ली में शाहजहां की मस्जिद में दिखाई देता है। अध्याय 5 में चित्र 7 देखेंगे। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समयगत। नजदीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समयगण के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा, गुलामों क्या कहा गया? फारसी में बंदगा, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभव गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभव गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने कोई कारण समझ में आता है? आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, मतलब गुलाम, और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचा राजनीतिक पदों पर बैठाते थे रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने वाले बेचने वालों, क्या कहा गया? खुमार और नामक कलाल, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाग नामक बावर्ची और लट्टा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की असक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता। और उन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवा के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब रहने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले, तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान
से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों, अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण, वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि पर, जिसे खराज, जो कृषि पर लगता था उसे खराज कहा जाता था, जो किसानों की उपज का लगभग 50%, मतलब 50% आधा, और मवेशियों पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेना अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के सुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता। क्या नहीं होता? पोला नहीं होता। यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था। हुआ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। यह सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका दावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। देखो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का दोनों का कंपैरिजन, मतलब दोनों के बारे में बता रखा, तो देखते हैं। चलो, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299, 1300 में और 1302, 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। मोहम्मद तुगलक के शासन आरंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। मानचित्र 1 में इस शहर को हमने देखा था। नया गैरिसन शहर, मोहम्मद तुगलक के बारे में बता रहे हैं। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान में दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुरानी शहर दिल्ली कुना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया। मोहम्मद तुगलक सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन दिया। क्या दिया? नगद वेतन। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका भी थी कि
व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का संरक्षण करते थे और जो व्यापार निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था। दोनों में समानता, दोनों वेतन नगद देते थे, लेकिन कीमत पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज को कागजी मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी को जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत ही नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी का मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत तालिका एक को फिर से देखिए। आप पाएंगे तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानी समृद्ध थी, राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40, 1555 से 56 तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। 3 श्रेणियां ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी 11 में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग, खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन प्राप्त हुआ। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह जो संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में उनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न परिणाम से सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दिनहीन अतीत को बुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना जाने लगे।
तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की? तो दिल्ली में पहले राजपूत वंश के तोमरों ने 1165 में, कब? 1165 में पहले दिल्ली में राजधानी स्थापित की। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? तो कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को, अफ्रीका से भारत में आया था। कहाँ से? मोरक्को। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? क्योंकि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों द्वारा चुकाए गए राजस्व से सेनापतियों को वेतन मिलता था। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा, इसका अर्थ गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों से था। और बाहरी सीमा, इसका अर्थ गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्र से था। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। ठीक है। जैसे उनकी नियुक्ति वंशानुगत नहीं की जाती थी, उनका समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था, उनके द्वारा एकत्र किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लिया जाता था। ठीक है। कि एक मिनट, आदेशों का उल्लंघन करना चाहें उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि जैसे ज़्यादा लालच हो सकता है, शासक के खिलाफ दुश्मनों से हाथ मिलाना हो सकता है, और एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत में मंगोल आक्रमणों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। तुगलक वंश ने नई राजधानी दौलताबाद का निर्माण किया। तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर में बड़ी सैनिक छावनी बनाई। तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए। ठीक है। तो ये अपन समझ सकते हैं। और चलो दोस्तों, ये और कर लेते हैं। ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।